क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बीपीएससी, एएसओ, बीएसओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन में स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को वनडे एग्जामों में वन लाइनर के फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप अच्छे तरीके से घटनाचक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करें। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड किया गया, आप जरूर उसे जाकर जरूर पढ़ें। सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं बिहार दरोगा या बिहार से सीजीएल में घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही लिए गए, आप उसे जाकर जरूर मिलाएं। इसीलिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन को आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया गया था? पारित किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग बने थे। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वह भ्रष्टाचार के कारण आया था। कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे थे, कुप्रशासन को दूर करने के लिए आया था। आईसी के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जामों में। नेक्स्ट है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, प्री एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। किसके तहत? तो 1773 के तहत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय का गठन जो है 1774 में किया गया था। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग 1773 के तहत। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश जो थे कौन थे? एलिजा इम्फे थे। बहुत बार पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्फे थे। और उसमें अन्य न्यायाधीश जो थे कितने थे? 3 थे अन्य न्यायाधीश, जिसमें रॉबर्ट चेम्बर्स थे, स्टेफन सीजर ली मैस्टर थे, जॉन हाइट थे एवं अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वह एलिजा इम्फे थे। कौन थे? तो एलिजा इम्फे थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का जो एक्ट आया था उसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1786 के एक्ट में
ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कार्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियों लेना चाहते थे। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तभी हमने पढ़ा है 1786 का जो एक्ट आया था उसी के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है, 1793 का एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो ऐसे विनियमन का जो कारण था फ्रेंड्स, डायरेक्ट कारण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कारण है, लॉर्ड कार्नवालिस जो है जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। आप इसे ध्यान से पूर्वक पढ़ें, बहुत लंबा क्वेश्चन है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा हमें रिवीजन हो जाए फ्रेंड्स। कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को किसके द्वारा अपनाया गया? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1813 ईस्वी के तहत समाप्त किया गया था। किसके तहत? 1813 ईस्वी के तहत समाप्त किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि और भी कंपनियां जो है भारत में व्यापार करेंगे। उसके साथ ही चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। ब्रिटिश सरकार को या ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने को कहा गया और चाय का व्यापार सिर्फ का एकाधिकार अभी मिला हुआ था। किसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस चार्टर कानून ने ही भारत के कंपनियों भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। यदि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के समस्त वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। फ्रेंड्स, 1833 के तहत ब्रिटिश जो भी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनियां, उसके जो भी एकाधिकार थे, वाणिज्यिक अधिकार को ही उसे समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ उन्हें क्या दिया गया? राजनीतिक अधिकार ही प्राप्त किए गए। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोनों क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार पूछे गए। 1813 के बारे में भी पूछे गए और 1833 के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। आप इसे जरूर अच्छे तरीका से ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और सभी जो व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया। किसके तहत? तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अभी हमने पढ़ा है किसके तहत किया गया? 1813 के तहत। अब पूरी तरीका से एक अधिकार को समाप्त किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को, तो 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया? तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है 1813 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा गया हमसे। गलत कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है, इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर भारतीयों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान किया। बिल्कुल सही है। 1813 चार्टर के एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। दूसरा कथन है, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुसत्ता को स्थापित किया। यह भी बिल्कुल सही कथन है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। नहीं फ्रेंड्स, 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है पूरा अधिकार समाप्त नहीं किया गया, बल्कि चाय का व्यापार करने को कहा गया और चीन के साथ व्यापार करने को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार ऑप्शन जो इसका है सी गलत कथन है
और हमें गलत कथन का ही चयन करना था। ऑप्शन इसका आंसर सी सही होगा। बीसी तदन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीका से रिवीजन हो जाए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन और चाय पर उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। बाकी जो भी विकल्प दिए गए थे वो क्या थे, सही थे। सी ऑप्शन जो था गलत था। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो 1813 का भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण जो है सही है। तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। 1813 के द्वारा क्या किया गया था, तो जब एक्ट आया था 1813 तो उसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्त का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसी तरह देखते हैं फ्रेंड्स, चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। फ्रेंड्स 1 लाख रुपया वित्त पोषण दिया गया था किसे, तो भारतीयों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इस अधिनियम के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या गया, शिक्षा प्रसार का बेड़ा उठाया गया। और कितना लाख रुपया दिया गया था, 1 लाख रुपया दिया गया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछे गए हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक प्रावधान जो है गलत है। तो 1833 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान जो इसमें गलत दिया गया है। तो पहला जो है दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां का समापन। बिल्कुल 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थे उसका समापन कर दिया गया। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया 1833 के बारे में। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदला गया। बिल्कुल सही। अब 1833 के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। यह भी बिल्कुल सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चौथा कथन जो दिया गया है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। नहीं फ्रेंड्स, ये कथन जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया। विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति नहीं किया गया था बल्कि अंग्रेज की नियुक्ति किया गया था। इस प्रकार 1833 के चार्टर अधिनियम का गलत कथन जो है ऑप्शन डी है। इसी तरह देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक जो अधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया था। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने को कहा गया था। पहले भी हमने पढ़ा है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था बल्कि क्या था, अंग्रेज था। और विधि सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो एक एक्ट आया था जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था, नाम का परिवर्तन किया गया था। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो लोक सेवा की परीक्षा जो है इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने का जो प्रावधान किया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी तरह देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित किया जाना चाहिए। तो किसके तहत किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत किया गया था। रिपोर्ट कब आया था, 1918 ईस्वी में आया था। तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए।
मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा जो है इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एशिचन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा जो है इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। कब आयोजित किया जाना चाहिए? तो 1887 ईस्वी में ही एशिचन आयोग ने अनुशंसा किया था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वह इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं की जानी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांतता को स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके तहत किया गया था? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के तहत किया गया था ये सभी प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन जो है चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन तो 1853 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। कितने सदस्य हो सकते थे? तो 12 सदस्य हो सकते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुआ? तो भारत और इंग्लैंड में ICS की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुआ था 1922 ईस्वी में। कब सहमत हुआ? 1922 ईस्वी में सहमत हुआ था। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1935 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ किया था? तो 1937 ईस्वी से। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPS का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो UPSC या संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो FPS से नाम बदलकर UPSC किया गया था। कब? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए और उसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन जो दिया गया, जो कथन दिए गए बिल्कुल सही है। 1919 ईस्वी में ही भारत में एक अलग परीक्षा करवाने का प्रावधान किया गया था। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी बिल्कुल सही है। 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत था वो क्या था? यूरोपवासियों से अधिक था। अर्थात तो दोनों जो कथन दिए गए भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही दिए गए। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1922 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करने भारत में प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या कितना था? 617 था, जबकि यूरोपवासियों की संख्या कितना था? 585 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है। तो 1941 में जो है सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या अधिक था और यूरोपवासियों की संख्या
कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए परिषद या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया गया, दूसरी तरफ वो कब स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, इसके बारे में मिलान करना है फ्रेंड्स। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है किसके तहत किया गया था, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके तहत किया गया था, तो 1773 के तहत किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दिया गया था, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दिया गया था वह चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया था। उसके बाद गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है किसके तहत किया गया, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विषय अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी जैसे सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, जिसे पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, बसाने एवं कार्य करने की अनुमति जो है 1813 के तहत दिया गया चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। और ये जो कानूनी सदस्य होता था वो अंग्रेजी सदस्य होते थे। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला है चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है वह भारत में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसे समाप्त किया गया था। क्या किया गया था, तो भारत में जो व्यापारिक अधिकार दिया गया था उसे समाप्त किया गया था। तो 2 का क्या होगा, ए होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया, तो 1773 के द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो ऑप्शन बी जो होगा 4 नंबर होगा। उसके बाद दिया गया है कि एक्ट ऑफ 1858 इसके तहत क्या किया गया था, तो एक्ट ऑफ 1858 के तहत जो है वह शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 के तहत शासन का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। चौथा दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीका से हमें रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा था जिसके कारण आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे विस्तृत अध्ययन को अच्छे तरीका से देखें। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय एकाधिकार को समाप्त किया गया, यद्यपि उसका चीन और चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। किसके तहत, 1773 के तहत। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को दे दिया गया। उसके पश्चात इस अधिनियम को 1858 का एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। किसे, तो 1858 को क्या कहा गया था, एक्ट को एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या था, डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। क्या कार्य था, तो डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, चाय और क्या होना चाहिए? चीन होना चाहिए, शक्कर नहीं। चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत कर दिया गया। यह शक्कर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? चीन होना चाहिए था। इसी तरह देख लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या किया गया? इसे गलत माना गया, क्योंकि शक्कर के स्थान पर क्या होना चाहिए था? तो चीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया गया। किसके द्वारा खोया गया? तो 1833 के चार्टर के द्वारा खो दिया गया, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह देखते हैं 1757 और 1764 के युद्ध, क्रमशः प्लासी के युद्ध, बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम प्रमुख प्रावधान जो है निम्नवत है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। उसके पश्चात कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार जो है प्राप्त रहा। 1833 के तहत जो है जो भी अधिकार 20 वर्षों के लिए दिए गए थे, उसे पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया, जो चाय का व्यापार था, और चीन के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया 1833 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया 1834 ईस्वी में। कब? 1834 में किया गया था। इसी तरह देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य 3 प्रेसिडेंसियां बंगाल, बम्बई, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सिटी मेटकॉप को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सिटी मेटकॉप को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया। तो भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। किसके तहत? भारत सरकार 1858 अधिनियम के तहत किया गया था। इसी तरह देखते हैं 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कंपनी से छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य जो थे ब्रिटिश सरकार से मनोनीत होने थे और शेष 7 सदस्य जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाने थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार जो है भारत राज्य सचिव को सौंप दिए गए। किसे सौंप दिए गए? तो भारत राज्य सचिव को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो पहला है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया गया। 1853 के तहत नहीं किया गया था, बल्कि 1813 के तहत कुछ अधिकार समाप्त किए गए और 1833 के तहत पूरे अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन है कि 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। बिल्कुल सही है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत पर, उसे समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश संसद ने उस अधिकार को ले लिया। इस प्रकार जो कथन 2 है बिल्कुल सही दिए गए, परंतु एक कथन जो है बिल्कुल गलत है और हमें सही कथन का ही चयन करना था।
विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। अतः कथन जो एक बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायी ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत दिया गया। 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया और ये अध्यादेश जो है 6 महीना तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार और बल प्रदान किए? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रदान किया गया। विशेष अध्ययन देखते हैं। 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया गया, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव किसके द्वारा डाला गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा डाला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान किया गया। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 ईस्वी के तहत किया गया था। 1892 ईस्वी में अधिनियम आया था जिसके तहत भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है 1835 में आया था, 1867 में, 1878 में और 1908 ईस्वी में एक्ट आया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को भारत सरकार नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उसको उजागर करने के लिए समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता है जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 ईस्वी में पारित किया गया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1861 के तहत किया गया था।
1862 ईस्वी में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और किसके तहत किया गया था? 1861 के तहत किया गया था। इसी तरह देखते हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो है 1862 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1862 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला है। तो भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। कौन सा एक्ट चला था? इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। इसी तरह देखते हैं भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वह मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मिल्ले-मांटो सुधार के द्वारा 1909 के द्वारा किया गया था। इसी तरह देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। इसी तरह देखते हैं, नहीं दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। कौन सी घोषणा? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है 1917 के सुधारों की घोषणा। इसी तरह देखते हैं 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक जो है सर न्योलिट कार्टिस को माना जाता है। आप कार्टिस याद रखिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, आंसर याद रहे इसका। द्वैत शासन का जनक कार्टिस को माना जाता है। बहुत एग्जामों में पूछा गया, वनडे एग्जामों में। इसी तरह है सर लियोनिड कार्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। उसके द्वारा द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 से आधार पर बना था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बना था। इसी तरह देखते हैं तत्कालीन भारत राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का आधार कौन बना था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। इसी तरह देखते हैं वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से लेकर के 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। तो लॉर्ड जॉर्ज जो है 1916 से 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है वह 1919 अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इसी तरह देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मार्टफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया,
जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधायकों के पास प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। कौन सा? तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय जो है प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारिणी के पास ही रहने दिया गया। इस दोहरी शासन प्रणाली में वर्ष 1921 से लेकर के 37 तक 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से लेकर 27 और मध्य प्रांत एवं बरार में वर्ष 1924 से 1926 तक निलंबित रहा था द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत जो है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन करना है। हस्तांतरित और आरक्षित दो विभागों में बांटा गया था द्वैध शासन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित था, संविधिक सुधार से संबंधित था मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार। इसे भारत परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार के कंटेंट आप चाहते हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन का मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पार्ट, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, 20 लाइक का रखा गया है टारगेट, आप इसे जरूर पूरा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने के लिए। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में ज्ञान हो सके और एग्जाम में आप ऑप्शन के माध्यम से भी आंसर को निकाल सकते हैं अगर आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उसके विस्तृत अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। किसे किया है? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट जो है 1919 ईस्वी में आया था। कब आया था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है ये हमें बताना है। तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत है। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, ना कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला ही ऑप्शन जो है गलत है, इसका सही आंसर तब ए होगा। और इसके भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सभी कथन पढ़ लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। तो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। बिल्कुल 1919 के अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया था। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्स्फोर्ड भारत के वायसराय थे। इस प्रकार डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गलत कथन जो था पहला ऑप्शन था, ए ऑप्शन, जो हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दिए गए, हमें कथन और कारण को पढ़ना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक एवं केंद्रीय हो रही थी। बिल्कुल गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। एक आरक्षित एक हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था, केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया था। इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। कथन जो है गलत दिए गए। कारण देखते हैं, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। सत्ता का एक बड़ा भाग जो है प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। इस प्रकार कारण जो है सही है, परंतु कथन क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स डी बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को दो भागों में
बांटा गया था। कौन कौन से? तो केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य, पोत परिवहन, नमक, कपास पर उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि थे। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल को नहीं थी, परंतु राज्य सूची में 50 विषय थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और कानून व्यवस्था आदि थे। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषयों को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे सकता है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दिया गया था। राज्य सूची पर भी केंद्रीय विधानमंडल जो है क्या कानून बना सकती थी। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का विभाजन संगठनात्मक व्यवस्था का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण दिए गए, हमें सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो भागों में विभाजन है, बिल्कुल सही है। द्विशासन का अर्थ है प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, कथन सही दिया गया है। कारण देखते हैं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, बिल्कुल सही है। इसी कारण जो है प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रवर्तन किया गया था, जिसके कारण द्वैध शासन का अर्थ जो है प्रशासन के दो विषयों का दो वर्गों में क्या है, विभाजन है। कारण भी बिल्कुल सही है, और कारण जो है कथन का बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहा है, व्याख्या भी उसका अच्छी तरीके से कर रहा है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, दोनों सही है, ए और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसी तरह देख लेते हैं, वर्ष 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था। अशासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात भी किया गया था। इस प्रकार जो है कथन और कारण दोनों सही है। फ्रेंड्स, राज्य सूची पर भी क्या है, केंद्र विधानमंडल को कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत राज्य सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामानों की खरीदारी, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल इत्यादि थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतनों का व्यय भारत के साधनों से होता था। तो कहां से होता था? तो भारत के साधनों से होता था उनके वेतन, उच्चायुक्त का वेतन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या क्या सम्मिलित है? चार कथन दिए गए, कौन कौन सा कथन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में सम्मिलित है? तो एक संघ का प्रावधान बिल्कुल था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघ का प्रावधान था। प्रांतों को स्वायत्तता देना, यह भी बिल्कुल 1935 के अधिनियम में सम्मिलित था। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रस्ताव, यह 1935 के अधिनियम में सम्मिलित नहीं था। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, यह भी सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार एक और दो जो है कथन 1935 में क्या है, सम्मिलित है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। इसी तरह देख लेते हैं, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघनात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांत सहित तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी बन नहीं पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्त प्रदान किया गया एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। कहां किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू किया गया
था। कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी रिपोर्ट पर? तो भारत सरकार साइमन कमीशन जो पर आधारित था क्या? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी तरह देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पूर्वावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन एवं और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन जो है सही है हमें बताना है। तो 1935 के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी दिया गया था। कथन 2 भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये नहीं किया गया था। 3 जो है कथन दिया गया है, जिसमें पहला कथन, दूसरा कथन सही है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। तीसरा कथन जो दिया गया बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल सही होगा। इसी तरह देख लेते हैं, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडल का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां, मुसलमान, सिख, यूरोप, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ये हमें बताना है। तो पहला दिया गया है, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा है, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, यह भी बिल्कुल सही दिया गया। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ये सभी जो दिए गए हैं विशेषता बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन इसका डी सही होगा। विषय अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। 1 नंबर, संगठनात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि जो दिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम के तहत सभी सही दिए गए। ये सभी जो दिए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है पूछे जाते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, या फिर आपको इसके बारे में कथन और कारण देकर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, जिसके कारण ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये गलत दिया गया। द्वैध शासन जो है प्रांतों में 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता हुआ था 1935 के द्वारा, बिल्कुल सही है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी किया गया था 1935 के द्वारा, परंतु केंद्र में
साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन नहीं किया गया था 1935 के द्वारा। यही हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा थी। तो अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वह राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। किसका करना था? राजाओं का इस्तेमाल करना था। इसी तरह देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए मैं अच्छे तरीके से। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे भारत की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। तो देशी रियासतें कितना प्रतिनिधित्व करती थी? 25% जनसंख्या का। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% यथार्थ 260 में से 104 सीटें तथा निचले सदन में लगभग 33% 375 में से 125 सीटें प्रदान किया गया था, जिन्हें इन रियासतों के राजा द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश जो लगाना था इसका प्रमुख उद्देश्य था तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? तो 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसी तरह देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह जो है 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया था। इसी तरह देखते हैं, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया था। इसी तरह देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिनियम की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता के बारे में पूछा जा सकता है 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है, या लखनऊ अधिवेशन 1936 में क्या हुआ था महत्वपूर्ण घटना ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप इसके बारे में विशेष जानकारी अवश्य रखें। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 1926 का और 1945 का अधिनियम हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा फ्रेंड्स। विस्तृत अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923 में, 26 में, 30 में, 34 में और 1945 में हुआ था। तो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जो है 1919 के तहत 23 में हुआ था, 26 में, 1930, 34 में, 45 में हुआ था। वर्ष 1937 में भी प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था।
नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1945 ईस्वी में आयोजित किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम का विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 ईस्वी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसी तरह देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना किया था। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। उसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। किसके कौन सा अधिनियम में? 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में। विशेष अध्ययन देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था अवशिष्ट शक्तियां 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? तो इंडियन काउंसिल को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था। इसी तरह देखते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को दिया गया था। तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया? गवर्नर को दिया गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है। यह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। इसी तरह देखते हैं 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के प्रारूप को विचार करने के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप में कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। किसके द्वारा कहा गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। इसी तरह देखते हैं संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीच बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। किसके द्वारा कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
एक तरफ दिए गए एक्ट दिए गए, दूसरी तरफ एक्ट में क्या क्या पारित हुआ है उसके बारे में दिया गया। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत जो है वह द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में क्या किया गया था, स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर में, वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार तथा पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा ब्रह्म रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। उसे भी लगभग जो है गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली थी। कैसी शक्तियां? गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिला था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट्स जो है 1955 जो है क्या था, लागू नहीं था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास जो है टॉपिक समाप्त किया गया है। आप इसे अच्छे तरीका से रिवीजन करें ताकि आने वाले एग्जामों में चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, सभी में आपको क्या हो, उपयोगी हो। इसका विस्तृत अध्ययन जो दिया गया फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में आप इसे अच्छे तरीका से पढ़िए, क्योंकि वनडे एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है डिस्क्रिप्टिव से या वही क्वेश्चन जो होता है उठा लेते हैं घटना चक्र का, आप मिला सकते हैं। दरोगा का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का अपलोड किया गया, सभी घटना चक्र से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए आप अच्छे तरीके से घटना चक्र पढ़ें। अगर आप अच्छे कंटेंट चाहते हैं, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 20 लाइक का टारगेट रखा गया फ्रेंड्स, आप इसे जरूर पूरा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।